नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान की एक क्विज है। 60 प्रश्न है इसके अंदर, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका एनएस पेपर होने वाला है अभी 12 नवंबर को। उस पेपर में आने की संभावना है, तो आप इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। आपके पाठ्यक्रम से हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 अभ्यास प्रश्न पत्र प्रथम, दूसरा भी हम अपलोड करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे का निशान भी दबा देना। देखो, इस पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। टेस्ट के रूप में 120 मिनट, अपने 15-20 मिनट के अंदर 15 मिनट में सारे प्रश्न हल कर लेंगे 60 के 60। ये लो जी, अपना प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है। इसके लिए उसे उस स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश व देशांतर या ध्रुव? तो बिल्कुल अक्षांश व देशांतर दोनों जानना चाहिए। तो आपका 3 नंबर उत्तर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान भी दबा दीजिए। प्रश्न नंबर 2, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कंटीले वन और मैग्रोव वन। तो ये होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी 2 नंबर उत्तर है। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 3, जून के मध्य में पश्चिम घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण है? उचावच लक्षण, चक्रवात, तापसमन और स्थानीय पवने। तो ये है उचावच लक्षण। 1 नंबर आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सूती वस्त्र, रबर, खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण है? कृषि आधारित, पशु आधारित, खनिज आधारित और रसायन आधारित। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी आपके कृषि आधारित है, यानी 1 नंबर उत्तर होगा। ठीक है ना? कौन सा होगा? 1 नंबर, चौथे का। आगे देखो, प्रश्न नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर है। मानचित्र पर दर्शाई गई नदी आर को पहचाने, यानी मानचित्र पर जो नदी दर्शाई गई है वो आपको पहचाननी है। यानी ये नदी यहाँ से निकलकर यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी नदी है? ऑप्शन देखिए आप, महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो ये महानदी है। ये नदी कौन सी है? महानदी है। 1 नंबर आपका उत्तर होगा। कौन सा? 1 नंबर, महानदी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 देखिए, दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें तथा जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचाने। तो आप इस क्षेत्र को आपको पहचानना है। कोरोमंडल तट, कोंकण तट, अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे या दक्कन का पठार। भी ये कौन सा क्षेत्र है आपका? ये देखो, ये कौन सा क्षेत्र है? तो भी अरावली के पास का क्षेत्र हो गया ये। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम किनारे, यानी 3 नंबर उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर हो गया? 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, लोह क्षेत्र अयस्क। लोह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है? हिमालय पर्वत, इंडो गंगा किनारे, छोटा नागपुर पठार, अंडमान और निकोबार द्वीप। तो भाई आपका उत्तर है छोटा नागपुर पठार। 3 नंबर आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? खनन, वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अति सिंचाई। तो यहाँ पर आपका उत्तर है अति सिंचाई। 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं? रबी, खरीफ, जायद, गेहूँ। वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को कहते हैं रबी, खरीफ, जायद, गेहूँ। तो 9वें प्रश्न का आपका उत्तर है 2 नंबर, खरीफ। कौन सा है? खरीफ। वर्षा ऋतु में खरीफ होती है, उसके बाद आगे सर्दियों में रबी होती है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, उस प्रदेश को पहचाने जहां पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है? डेल्टा, मैदान, रेगिस्तान है, पहाड़ियां। तो वो क्षेत्र होता है आपका पहाड़ियां, जहां पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। 4 नंबर आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुदुचेरी। तो पंजाब हरियाणा में होता है भाई। 11वां का उत्तर है आपका 1 नंबर, पंजाब हरियाणा में पश्चिम विक्षोभ, जिसे माउट की वर्षा कहते हैं अपने। प्रश्न नंबर 12, फलीदार फसलों का उदाहरण जिसमें फलियां लगती है? दालें, अनाज, गन्ना, कॉफी। फलियां लगने वाली आपको फसल बतानी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, दालें है ना, वो फलियों वाली है। तो आपका 1 नंबर हो गया।
प्रश्न नंबर 13, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी, लू, आम्र वर्षा, उत्तर पछुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षा होती है, उसे कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। यानी ये आपका 3 नंबर उत्तर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, समय समय पर एजुकेशन संबंधी अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, सौर्य भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक स्थान पर रहता है। उस स्थान को पहचाने जहां पर वह रहता है। शिलोंग, लुधियाना, विशाखापट्टनम, जयपुर। यानी 1461 मीटर की ऊंचाई पर रहता है समुद्र तल से। अब वो आपको स्थान जानना है, तो वो होगा आपका शिलोंग, 1 नंबर। प्रश्न नंबर 15, उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाले मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? उच्च, उच्च से उच्चतम, मध्यम और निम्न। तो 15 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका उच्च से उच्चतम, यानी 2 नंबर। आगे है प्रश्न नंबर 16, सविनय आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारी वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? 16 नंबर प्रश्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों, व्यापारी वर्ग ने इसलिए लिया कि वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे, तो उनका 2 नंबर उत्तर हो गया आपके। 16 का उत्तर क्या हो गया? 2। इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से मानी जाती है? दांडी यात्रा, रोल्ट सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड। यानी दांडी यात्रा, 1 नंबर आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 18, साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था, उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था भाई। जो आयोग था उसमें भारतीय सदस्य नहीं था, तो ये 2 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी के मुख्य उद्देश्य क्या थे? यानी मुख्य उद्देश्य क्या थे? समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, जो हमारे संविधान में भी लिया गया है ये। यानी 2 नंबर आपका उत्तर है। फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्य थे समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। प्रश्न नंबर 20, मानचित्र का ध्यान से अध्ययन करें एवं 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह पहचाने। 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम के 2 बंदरगाह आपको पहचाने करनी है। तो आपने देख लिया होगा। अब देखो, पश्चिम में, पश्चिम भारत के, ये भारत है आपका। देखो, ये देखो यहाँ पर भारत है, आपको बंदरगाह पहचानना है। अब बंदरगाह तो समुद्री किनारे होगा, तो एक तो सूरत हो गया और एक गोवा हो गया। अब प्रश्न ऑप्शन में देखिए, हाँ बिल्कुल आपका चौथा नंबर उत्तर होगा। कौन सा होगा? चौथा। सूरत और गोवा पश्चिम भारत के बंदरगाह है। प्रश्न नंबर 21, फ्रांसीसी क्रांति के समय रोबेस्पियर के शासन ने कानून पास किए। कौन सा कानून पास किया था भाई? मजदूरी और कीमतों की सीमा से संबंधित, 1 नंबर। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैवीय एवं निरंकुश अधिकांटे के सिद्धांत का खंडन किया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, जॉन लॉक ने किया था। किसने किया था? जॉन लॉक ने। तो 1 नंबर आपका उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 23, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी 2 नंबर आपका उत्तर है। ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन जो 1929 को हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 24, गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी, यानी कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल हुई थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में कांग्रेस शामिल हुई थी। प्रश्न नंबर 25, 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? तो शिक्षित शहरी पुरुष के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शिक्षित शहरी पुरुष के द्वारा किया गया। तो आपका 4 नंबर हो गया। प्रश्न नंबर 26, सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड इरविन और के बीच हुआ था। यानी ये जो 1932 में पूना समझौता हुआ था, वो किस किस के बीच में हुआ था? एक तरफ तो लॉर्ड इरविन था और दूसरी तरफ कौन था? महात्मा गांधी। तो आपका 1 नंबर उत्तर हो गया।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27। कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की औपचारिक मांग रखी? कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की औपचारिक मांग रखी? लाहौर, पूना, कलकत्ता, इलाहाबाद। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये लाहौर में जो एक ऐतिहासिक सम्मेलन था, अधिवेशन था। तो पहला ही उत्तर हो गया 27 का लाहौर। 28, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समूह को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, 28 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका नमक कानून को तोड़ना, नमक का उत्पादन और सरकारी नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन करना, यह भी सही है। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों के सामने धरना देना, यह भी सही है। किसानों द्वारा राजस्व में चौकीदारी का कर चुकाने से इनकार, बिल्कुल ये भी सही। तो कहने का मतलब आपका उत्तर हो गया 4 नंबर, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 29, आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में होने वाला उग्र गुरीला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, अलूरी सीताराम राजू, सीआर दास, सुभाष चंद्र बोस। तो 29 नंबर का उत्तर है अलूरी सीताराम राजू, यानी 2 नंबर आपका उत्तर हो गया। कौन सा हो गया? 2 नंबर। प्रश्न नंबर 30, उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? शिक्षित, कुलीन, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, अभिजात वर्ग, केवल कवि एवं कलाकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका उत्तर शिक्षित, कुलीन, मध्यम वर्ग, यानी आपका 1 नंबर उत्तर है। मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथ ब्रश भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? सूचना पाने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार और चुनने का अधिकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके चुनने का अधिकार है कि आपको क्या खरीदना है। कोई जरूरी नहीं कि उसके साथ क्या खरीदा दूसरी चीज खरीदी जाए। तो चौथा हो गया। 32 नंबर, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के 2 मुख्य निर्धारक हैं। कौशल एवं शिक्षा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, समता एवं भाषा, स्वास्थ्य एवं कौशल। तो 32वें प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 1 नंबर, कौशल एवं शिक्षा। प्रश्न नंबर 33, मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन एक कसौटी नहीं है? तो प्रश्न नंबर 33 का आपका उत्तर है बेरोजगारी दर, यानी 4 नंबर। प्रश्न नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। एक देश के लिए धारणीय विकास है। प्रश्न नंबर 34 का क्या है? एक देश के लिए धारणीय विकास है। 34 का उत्तर हो गया तीसरा, संसाधनों का न्यायपूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। 34 का उत्तर हो गया 3 नंबर। 35 नंबर प्रश्न देखो, एक राज्य की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकड़ों की तालिका का अवलोकन कीजिए। एक विकल्प चुनिए एवं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप देख सकते हैं ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता दर 54, 21, पुरुष और महिला अलग अलग है 54 और 21। 10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की बात की गई है 69, 41। 10 से 14 वर्ष के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की है, ऊपर सारे बच्चों की है। तो अब स्कूल न जाने वाले ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत पूछा गया है। स्कूल न जाने वाले ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत आपका पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रश्न का उत्तर है 66%। कितना है? 66%, 1 नंबर उत्तर। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है? मुद्रा नोट, जमा, सिक्के, क्रेडिट कार्ड। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्रेडिट कार्ड मुद्रा नहीं है, चौथा उत्तर। 37 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है? साहूकार, व्यापारी, बैंक संबंधी एवं मित्र गण। तो 37वें का उत्तर है आपका बैंक। 37वें का उत्तर क्या है? बैंक, 3 नंबर। 38, 39 के नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए और प्रश्न 38 तथा 39 का उत्तर दीजिए। अब आप देख सकते हैं व्यापारी, संबंधी, मित्रगण, अन्य, ये जो खर्च का ग्राफ है परसेंट का 25, 1, 27, 7, इस प्रकार से। अब आप देखिए ग्रामीण भारत में साख के किस स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? व्यापक रूप से किसका किया गया देख लो आप। ये देखो यहाँ पर लगभग 30% का, यानी साहूकार वाले में। ठीक है, तो यहाँ साहूकार कितने नंबर पर? 2 नंबर पर। तो आपका उत्तर भी कौन सा हो गया? 2 नंबर। 39 नंबर देखो, रेखाचित्र के अनुसार अपनी साख आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का क्या प्रतिशत है? यानी साहूकारों पर निर्भर लोगों का प्रतिशत क्या है? देखो कितने लोग साहूकारों पर निर्भर रहते हैं। तो जितने लोगों को साहूकार देता है उतने ही तो लोग रहते हैं, तो 30% हो गए अपने आप ही। अब इसमें देखो 30% कहाँ है? 3 नंबर में है, 3 नंबर 30%। तो 39 का उत्तर हो गया आपका 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार तथा विनियोग का नियमन करता है? IMF, WTO, UN,
यूनेस्को। तो ये है WTO यानी 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आप देख सकते हैं गरीबी कुछ चयनित राष्ट्रों की तुलना 2010-13 से लेकर 13 तक। तो बांग्लादेश में 43, भारत 25, पाकिस्तान 13, श्रीलंका 4। भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत आपको जानना है। तो ये हो गया आपका 25 प्रतिशत कम जनसंख्या प्रतिशत, तो ये हो गया 75%, यानी 3 नंबर उत्तर हो गया। 41 का उत्तर नंबर 3। 42, राशन की दुकानें ऊंचे दर वाली दुकानें आमतौर पर बेचती हैं। राशन की दुकानें आमतौर पर क्या बेचती है? खाद्यान्न, चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, यही बेचती है। 1 नंबर। 43 नंबर देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा एक कीमत पर खरीद सकता है। तो आपके इस प्रश्न का उत्तर हो गया बाजार कीमत से कम, यानी 2 नंबर हो गया। 43 का उत्तर क्या हो गया? 2 नंबर। 44 नंबर, एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। 44 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या है? एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग, यानी 1 नंबर उत्तर है। 44 का उत्तर क्या है? 1 नंबर। 45 नंबर, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 45 नंबर प्रश्न का उत्तर निर्माण तथा विनिर्माण करना, यानी 3 नंबर। 45 का उत्तर क्या है? 3 नंबर। 46, रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? रूस, भारत, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। तो ये भाई रंग भेद वाली नीति है वो दक्षिण अफ्रीका की है। काले और गोरों का भेद होता है, जो रंग भेद की नस्लीय टिप्पणी जहाँ की जाती है, दक्षिण अफ्रीका। प्रश्न नंबर 47, कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है। कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें है आपका उत्तर कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता, यानी 1 नंबर आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 48 की तरफ। प्रश्न नंबर 48 है, नागरिक अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाते हैं? कार्यालय, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया। तो ये सभी जाते हैं भाई न्यायपालिका में। कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका में। तो आपके 48 का 2 नंबर। प्रश्न नंबर 49, देश की एकता कम आंकी जाती है जब अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हो। तो ये आपका 4 नंबर उत्तर है। प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है? इनमें से प्रजातंत्र का परिणाम कौन सा नहीं है? एक तंत्रीय सरकार नहीं है, और तो है वेद सरकार, जवाबदेह सरकार, उत्तरदायी, लेकिन एक तंत्रीय सरकार नहीं है, एक तंत्र नहीं चलता। तो 50 का 2 नंबर। 51 नंबर, प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या है? 51 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या है? तो लोगों के बीच में आर्थिक समानता को घटाना, यानी 2 नंबर उत्तर हो गया 51 का। आगे बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न, भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना जाता है? तो 52 नंबर प्रश्न का उत्तर है आपका ये विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौतों के लिए तंत्र प्रदान करता है, यानी 4 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है? एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है? तो आपके इस 53 नंबर प्रश्न का उत्तर है केवल मतदान द्वारा। वो मतदान करके ही प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में भाग दे सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गठबंधन क्या है? 54 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? गठबंधन क्या है? कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना ही गठबंधन होता है। तो 4 नंबर आपका उत्तर हो गया। 55 नंबर, भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, संयुक्त मोर्चा या वाम मोर्चा। तो ये भाई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, यानी NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो 2 नंबर आपका उत्तर हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी यानी BJP करती है। प्रश्न नंबर 56, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है? भारत, USA, UK, चीन है भाई 4 नंबर। एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण कौन सा है? चीन है। 4 नंबर आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए 57 नंबर, पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई थी?
लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक, धर्मतंत्र और सेना शासित। तो ये तो लोकतांत्रिक यानी पहला उत्तर है आपका। 20वीं सदी की बात है। 58, एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। एक संघीय सरकार विरोधाभासी है। किसकी विरोधाभासी है? एकल सरकार की विरोधाभासी है। 1 नंबर हो गया। 59 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी 4 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 60, भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधायक, स्थानीय संस्थाएं। तो ये होता है संसद के पास। किसके पास होता है? संसद के पास। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये क्विज कंप्लीट हुई, यानी आपका ये जो मॉडल पेपर था कंप्लीट हुआ। ये कक्षा 10 के सामाजिक का था। कक्षा 10 के सामाजिक का NAS मॉडल पेपर। कौन सा था? NAS मॉडल पेपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान दबा दीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए गए, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।